अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चार्लिस लॉ। चार्लिस लॉ दरअसल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के मुतलिक है और इसको फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेट किया गया वो J.A.C. चार्लिस ने 1787 में इसको इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद पब्लिकली इसको पब्लिश अगर किसी ने किया तो वो गे लोजैक ने 1801 में इसको पब्लिश किया और इसके एक लॉ की सूरत में कुछ रिजल्ट्स दिए। उन रिजल्ट्स की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि अगर आप एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक कांस्टेंट प्रेशर के अंडर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने उसकी अमाउंट जो है वो फ़िक्स रखनी है। मतलब फ़र्ज़ किया आपने 2 मोल किसी की गैस की अमाउंट ली है तो आपने वही 2 मोल लेके ही आपने डिफरेंट टेम्परेचर के अंडर जो है वो वॉल्यूम को नोट करना है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है तो इक्वल का साइन अगर हम लगाना चाहें तो एक कांस्टेंट के आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके के कांस्टेंट लगाऊंगा और अगर मैं के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ से क्या करूँगा, टी से डिवाइड कर दूँगा। इस साइड से राइट हैंड साइड से टेम्परेचर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास इक्वेशन बनेगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब इसकी एक न्यू स्टेटमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक गैस है और टेम्परेचर T1 के ऊपर उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर T2 पे वॉल्यूम जो बन जाता है वो V2 बन जाता है। तो तब आपके पास इक्वेशन सेम ऐसे ही बनेगी, V1 डिवाइडेड बाय T1 होगा और विल बी इक्वल टू K हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास बनेगी V2 डिवाइडेड बाय T2 हो जाएगा और विल बी इक्वल टू K होगा। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड पे K है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि आपके पास V1 डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 होगा। अब इस जो रिज़ल्ट है इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप टेम्परेचर की स्केल लेते हैं वो केल्विन स्केल के ऊपर ये वेरीफाई हो सकता है। इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। मतलब इसका दरअसल ये मतलब है कि वेरीफाई का मतलब ये हुआ कि इस रेशो का आंसर और इस रेशो का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये सेम तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर जो है वो आप केल्विन स्केल पर लेते हैं। अगर मैं इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का दरअसल ये मतलब है कि आप अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उस गैस के वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़मेंट होगा। दरअसल इसका ये मतलब है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर और उस पर कुछ भी वॉल्यूम है, मैं V1 कह देता हूँ। तो मैं अगर क्या करता हूँ 2 से 3 या 2 से 1 पे आता हूँ, मतलब 1 डिग्री या मैं इंक्रीज़ कर दूँ या फिर 1 डिग्री को डिक्रीज़ कर दूँ तो उस वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, मतलब V1 में कितना चेंज होगा, कितनी अमाउंट वो बढ़ेगी या फिर कितनी अमाउंट पहले से कम होगी। तो डेफिनेशन में दरअसल ये कहा गया है कि उन्होंने ये देखा कि जब आप क्या करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप किसी गैस को ले लें, उस वक्त जो उसका वॉल्यूम होगा इस 0 से अब आपने क्या करना है 1 डिग्री या तो इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। तो ये देखा गया जब आप 1 डिग्री को राइज़ या फॉल करते हैं टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि अगर आप 0 से 1 डिग्री पे जाते हैं या फिर 0 से -1 डिग्री पे आएंगे तो ये देखा गया कि वॉल्यूम का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है उसका 1 डिवाइडेड बाय 273 पार्ट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। मेरे कहने का दरअसल ये मतलब है
कि वॉल्यूम का 273वां हिस्सा कि वॉल्यूम जो भी है ओरिजिनल वॉल्यूम उसको आप 273 पे डिवाइड कर दें, उसका जो हिस्सा बनेगा वो दरअसल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे। तो इसको फिर अगर मैं एक फार्मूला निकालना चाहूँ इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए तो वो कुछ ये होगा। आप फ़र्ज़ कर लें कि वॉल्यूम जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गैस का वो V0 है जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करते हैं तो वो दरअसल क्या होगा, वॉल्यूम ओरिजिनल प्लस आपके पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 273 मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके साथ। मतलब ये हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम एट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273, ये उसमें इंक्रीमेंट होगा। और याद रहे यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया है। अब अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बाकी सेम चीज़ वही होगी, ओरिजिनल वॉल्यूम में सम करेंगे V0 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 273। और अगर आप ऐसे ही टेम्परेचर चलाते जाएं तो एक वक्त आएगा, हम कह देते हैं एक जनरल फार्मूला जनरलाइज करने के लिए कि T टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बन जाएगी V0 प्लस V0 इंटू T डिवाइडेड बाय 273। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ आ रही है वो V0 आ रहा है। अब यहाँ पर भी V0 है और इधर भी V0 है, ये पूरी एक टर्म है। मैं यहाँ से V0 को कॉमन ले सकता हूँ, जब मैं कॉमन लूँगा तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये V0 बाहर आ गया 1 और प्लस ये V0 बाहर चला गया, अंदर जो बचेगा आपके पास वो T डिवाइडेड बाय 273 बचेगा। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। VT विल बी इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। इस फार्मूले को आगे हम यूज़ करेंगे जब हम इसकी दरअसल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा है VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T ओवर 273। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जब आप गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से हीटअप करते हैं तो वो दरअसल उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1 ओवर 273 पार्ट जो है वो एक्सपेंड करेगी। तो इसे हम सपोज करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, याद रहे मैं यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस वक्त जो गैस का वॉल्यूम है वो है आपके पास 546 cm3। और आप क्या करते हैं उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर इंक्रीज़ लेके आते हैं तो हमने अभी पढ़ा है कि ओरिजिनल वॉल्यूम का जो 273 पार्ट है वो दरअसल इंक्रीज़ होगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम को मैं क्या करूँगा, इस पे डिवाइड करूँगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा 546 से ये 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा। मतलब ये नया जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 546 में 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 548। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना होगा, अब ये बात ज़रा यहाँ पर नोट फरमा लें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो इसमें इंक्रीमेंट आया है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो एक में अगर 2 आ रहा है तो 10 को अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ लाने से जो इंक्रीमेंट आएगा वो 20 आ जाएगा। तो मैं ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या करूँगा, 20 को प्लस करूँगा, अब मेरे पास जो नया वॉल्यूम होगा वो आपके पास 566 हो जाएगा। मतलब ये हुआ 10 सेल्सियस के ऊपर उसका वॉल्यूम ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 273 सेल्सियस अगर मैं लूँ तो 1 डिग्री बढ़ाने से जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो आ रहा है 2,
ये यहाँ पर अभी हमने देखा है। जब ये 2 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 273 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है वो उसका डबल हो जाएगा। ज़रा यहाँ पर गौर करें तो ये 546 बन रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से, और 546 हमने पहले लिया हुआ है। तो पहले वाला वॉल्यूम और नया जो वॉल्यूम है इन दोनों को ऐड करेंगे तो नया वॉल्यूम जो बनेगा वो आपके पास 1092 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, अगर 273 पर इस गैस का वॉल्यूम डबल हो चुका है तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दूं, मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आप पहले इंक्रीज़ कर रहे हैं, 273 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप आते हैं 0 से -1, -2, -3, तो -273 पर जब आप पहुंचेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे आती है। तो मैं फिर यहाँ पर यही बात ले रहा हूँ कि अगर आप -273 लेते हैं तो 2 के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस टेम्परेचर को, और ये आपके पास बनेगा -546। इसमें जब ओरिजिनल वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसके ऊपर गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 को अप्रोच करे। अब यहाँ पर आपने 3 टेम्परेचर याद रखने हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, और जब मैंने इसका टेम्परेचर 273 किया तो इसका जो वॉल्यूम था वो डबल हो गया पहले से। और जब ये डबल हो रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसको टेम्परेचर को माइनस में ले जाऊं तो फिर इसका वॉल्यूम डबल डिक्रीज़ होना चाहिए। मतलब इससे दरअसल क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ हो जाना चाहिए और ये 0 को अप्रोच करना चाहिए। अब इसी चीज़ को दरअसल अगर हम टेम्परेचर के स्केल में देखें तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। -273 एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो, जो एक्यूरेट हो और जो पॉजिटिव हो। तो ये तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो हमें फिर एक ये ज़रूरत पेश आई कि हम एक नया स्केल क्रिएट करें जिसके ऊपर इसको डिफ़ाइन किया जा सके, और वो एब्सोल्यूट स्केल होना चाहिए, ये बात याद रहे। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव होना या फिर एक्यूरेट होना जिसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो। नेगेटिव वैल्यू में अनसर्टेनिटीज़ आती रहती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएं तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इसी लॉ की बुनियाद पर लॉर्ड केल्विन ने केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके पीछे जो लॉजिक थी, जो वजह थी, वो यही थी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को वेरीफाई करना था। यहाँ पर ये इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की थी, वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 है। अगर मैं सेल्सियस में इसको देखता हूँ तो सेल्सियस में आप ज़रा यहाँ पर गौर करें, 566 आप अगर वॉल्यूम V1 लेते हैं और ये टेम्परेचर सेल्सियस में था 10 इज इक्वल टू, अगर मैं 746 लेता हूँ, और याद रहे कि ये मैं 100 सेल्सियस पे ले रहा हूँ, आप यहाँ पर खुद ही कर सकते हैं। मतलब 2 एक के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है 2 सेंटीमीटर, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 को आप क्या करेंगे, 546 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 746, और इसको डिवाइड करेंगे जो टेम्परेचर है उस पर। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 56.6 नॉट इक्वल टू होगा 7.46। उसकी रीज़न ये है, ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें ये साबित हो गया कि सेल्सियस के ऊपर ये जो लॉ है वो वेरीफाई नहीं होता, तो हम फिर इस स्केल को तो नहीं ले सकते। उसके बाद केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो स्केल जो था याद रहे कि वो ऐसा बनाया गया कि यहाँ पर जिसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, याद रहे मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 0 है और यहाँ पर टेम्परेचर है माइनस में, तो वो स्टार्ट किया गया 0 से। मतलब ये हुआ जैसे सेल्सियस 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो इसी वैल्यू के ऊपर हमने सेल्सियस की जो वैल्यू है इसी के ऊपर उन्होंने ये किया, इसको 0 केल्विन कह दिया। अब मतलब ये हुआ कि जब
हम सेल्सियस का 0 लेंगे तो ये पहुंच जाएगा 273 के ऊपर। सेल्सियस का 0 लेंगे तो ये 273 पर पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि ये -273 है। अब एक एक डिग्री जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें इसकी, तो इसकी भी एक एक डिग्री इंक्रीज़ होगी। आप 273 अपवर्ड जाएंगे तो ये भी 273 अपवर्ड जाएगा। जब सेल्सियस 0 होगा तो उस वक्त जो केल्विन है वो आपके पास 273 होगा। मतलब ये हुआ। और अगर आप 1 डिग्री इंक्रीज़ करेंगे सेल्सियस में तो फिर 1 डिग्री ये भी इंक्रीज़ होगा। तो मतलब ये हुआ 0 से अगर आप 1 सेल्सियस पे जाते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट होगा और ये 274 बन जाएगा ऑफ कोर्स। तो मतलब ये हुआ, अगर आप सेल्सियस से मूव करना चाहते हैं केल्विन में तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होना चाहिए T इंटू के, मतलब केल्विन में आप जाना चाह रहे हैं, और ये बराबर हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लें, मैंने यहाँ पर जो टेम्परेचर लिया है वो लिया है 10 और दूसरा मैंने लिया है 100। अब 10 में अगर आप 273 इसी फार्मूले में पुट कर दें, ये 273 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 283। सेम वॉल्यूम वही है, सिर्फ हमने उस टेम्परेचर को केल्विन में ले लिया है, 283 बन जाएगा। वॉल्यूम वही है, ये 100 है, 100 में आप 273 को ऐड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 373। अब इसको भी आप कैंसिल आउट करें, इसको भी आप कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो दोनों में 2 ही आ जाता है। अब 2 इज इक्वल टू है 2, जिसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर स्केल के ऊपर ये जो लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। तो इसकी ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि इसी से ही दरअसल हमने क्या किया, केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस किया। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में दरअसल हम यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर है, ये बात याद रहे। हम डिफरेंट गैसेस लेंगे और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये आपके पास गैस नंबर 1 है, ये आपके पास गैस 2 है और ये आपके पास गैस 3 है। रूम टेम्परेचर के ऊपर इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वो आपके पास कहीं इधर आ जाता है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, वो कहता है कि आप इनको दरअसल ये करना चाहते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर आपने ऑब्टेन करना है जिस पर इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाए, और ऑफ कोर्स वो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो इन सभी में कॉमन होगा, क्योंकि 0 होने से दरअसल ये मुराद है कि इनके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होगी वो सीज हो जाए। सीज से मेरी मुराद है कि वो रुक जाए, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो रुक जाए। तो वो कहता है आप इनको फिर एक्सटेंड करना स्टार्ट करें। ये तो रूम टेम्परेचर, और याद रहे ये हाइपोथेटिकली है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, ये बात याद रहे। यहाँ तक तो ये ओरिजिनल है, उसके बाद ये इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि ये टेम्परेचर ऑब्टेन करना बहुत टफ है, बल्कि इम्पॉसिबल है। और याद रहे कि ये हम रियल गैसेस की बात नहीं कर रहे, ये आइडियल गैसेस की बात हो रही है जो इस कायनात में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि रियल गैसेस ये बिहेवियर शो नहीं करती। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड ले आएंगे, ऐसे मूव करवाते जाएंगे। यहाँ पर 0 के ऊपर जब आएंगे तो इन तीनों को आप एक्सटेंड करवाते जाएं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और याद रहे कि अब जो टेम्परेचर का स्केल जा रहा है वो नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो हैं वो एक पॉइंट पर आके एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, और जब ये देखा गया तो वो टेम्परेचर जो था वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब यहाँ पर टेम्परेचर को आपने x एक्सिस पे लेना है और वॉल्यूम को आपने y एक्सिस पे लेना है। रीज़न वही है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टेम्परेचर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में है, और इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम दरअसल एक ऐसा स्केल मुतारफ़ करवाना चाहेंगे ऑफ कोर्स जो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे और वो 0 से स्टार्ट हो। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 सपोज़ अगर कर लेते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सीज हो जाता है, वॉल्यूम अप्रोच कर जाता है 0 को, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको अगर मैं 0 करता हूँ
तो ज़ीरो तो इधर सेल्सियस है और इसके ऊपर इनकी मोशन सीज नहीं हुई, इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ज़ीरो बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई और स्केल चाहिए और वो हमने लिया 0 केल्विन। ये बात याद रहे, 0 केल्विन। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट स्केल। इस चीज़ को कहा जाता है एब्सोल्यूट स्केल। और एब्सोल्यूट स्केल से मेरी मुराद है कि ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल के ऊपर हो उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो स्केल कहलाती है एब्सोल्यूट स्केल। मतलब उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी गैसेस के लिहाज से, ये बात याद रहे। अगर कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो मैं एक मरतबा यही जो मैंने बातें की हैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। आप लोग ये लिखेंगे कि व्हेन ग्राफ ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, अगेंस्ट टेम्परेचर और प्लॉटेड फॉर डिफरेंट गैसेस आपने लिए, एक्सटेंडेड बैक, आपने बैक इनको एक्सटेंड करना है। The lines can extended back to imaginary case of zero volume। मतलब आपने क्या करना है कि इनको इमेजिनरी केस में इसके वॉल्यूम को ज़ीरो अप्रोच करने के लिए एक्सटेंड करना है, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द पॉइंट इज रीच -273 सेल्सियस। उसके बाद आपने ये कहना है कि अगर हम ये मेजरमेंट्स जो हैं वो सेल्सियस में देखते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। तो आप ये कह सकते हैं एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस अपीयर्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम एट ज़ीरो। अब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो अप्रोच कर जाता है ज़ीरो को, ये बात याद रहे। अब ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बात याद रहे। ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इसको नेगेटिव साइन में एक्यूरेसी आप कभी भी यहाँ से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी के लिए हमें फिर एक नियर टेम्परेचर जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है और उसको मुतारफ़ कराने के लिए एक स्केल लिया गया जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं या केल्विन स्केल भी कहा जाता है। तो ये थी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है इसको 0 केल्विन भी कहा जाता है और ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। याद रहे ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये इमेजिनरी है, ये कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए नहीं है, और आइडियल गैसेस ही दरअसल इमेजिनरी केस है। तो आप ये कह सकते हैं ए हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच, याद रहे कि इस टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम जो गैसेस का है वो अप्रोच टू ज़ीरो हो जाता है। एट विच द गिवन मास ऑफ गैसेस बिकम इक्वल टू ज़ीरो। और इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास, इट्स वैल्यू इज -273 सेल्सियस, या आप इसको 0 केल्विन कह सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा इस डेफिनेशन को समझें। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि गैस का वॉल्यूम 0 को अप्रोच कर जाएगा। अब ये तो एक बड़ी गलत बात हो गई ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि मैस को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो वो साफ साफ कह रहा है कि उनकी मोशन को भी सीज कर लिया जाएगा और वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है ये अगेंस्ट है किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ये डेफिनेशन दरअसल एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो डेफिनेशन अभी मैंने लिखी है ये किसके अगेंस्ट है। अब यहाँ पर कहेंगे
कि दिस डेफिनेशन, दिस इज अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि हमें एक ऐसी डेफिनेशन बनानी चाहिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करे, मतलब उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसके लिए फिर हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हम कोई एक मॉडर्न डेफिनेशन बनाएं, और वो मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो कुछ ऐसे है। मॉडर्न डेफिनेशन आप फिर ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम अप्रोच नहीं करेगा ज़ीरो को, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दरअसल क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, या फिर उनकी मोशन को हम सीज कर देंगे उस टेम्परेचर के ऊपर। मोशन से मुराद रुक जाएंगे, वो स्टेशनरी हो जाएंगे, वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच motion of molecules cease, yes ceases। और याद रहे मोशन दरअसल काइनेटिक एनर्जी ही होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम ये जानते हैं कि रोटेशनल भी हो सकती है, वो ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर सिंपल कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अप्रोच टू ज़ीरो होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अप्रोच ज़ीरो कर जाएगी। और याद रहे कि ये टेम्परेचर जो है ये अनअटेनेबल है, आप इसको अटेन कभी भी नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसको अटेन करने से पहले पहले ही गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दें कि इट इज़ स्टिल अनअटेनेबल because gas is converted into liquid before this temperature।